नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो है टेस्ट सीरीज नंबर 7। इससे पहले हम 6 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप सारे के सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। दोस्तों डेली हम 2 वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये टॉप 25 क्वेश्चंस की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से हमारी सारी की सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। चलिए गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो गाइस देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आप सभी को पता भी होगा कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो जो स्पेक्ट्रम में से 7 रंग निकलते हैं उनमें जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। किसकी होती है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। आज क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। याद रखना, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है गाइस कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। फैलाव जो होता है वो लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का फैलाव अधिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में से किसी द्रव के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो गाइस बात करें कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से, ये एक ऐसा द्रव है जो एकत्रित हो जाता है तो मांसपेशियों में जो थकावट आ जाती है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था जो जिसके संदर्भ में जो है ये उपयोग की जाती है उसको कहते हैं सार्वजनिक ऋण भुगतान चुकाने के संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए जो उपयोग की जाती है। किसके लिए? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए जो है उपयोग की जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो अपना जो सौरमंडल है गाइस उसकी जो आकृति है वो कैसी है? अंडाकार है। सौरमंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार है। याद रखना गाइस, गोल नहीं है अपने सौरमंडल की आकृति। कैसी है? कुछ अंडाकार है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या जिस भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं आप उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों के पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? देखिए गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। याद रखना, पारा धातु जो होती है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो जो गाइस प्रोड्यूसर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण नहीं होती है। प्रोड्यूसर गैस
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण नहीं होती है। तो इस प्रकार इसके मिश्रण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? गाइस ये जो है आज़ादी के समय कहा गया था कि अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। तो ये जो कथन कहा था गाइस, ये कहा था D.H. बुकानन ने। किसने कहा था? D.H. बुकानन ने जो कथन कहा था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अंतरिक्ष युग कब शामिल हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि भारत में जो अंतरिक्ष में आने आने की प्रक्रिया, अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट वगैरह जो स्थापित करने की प्रक्रिया जो थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में अंतरिक्ष का जो युग प्रारंभ हुआ था वो वर्ष 1975 से हुआ था। वर्ष 1975 में ही भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है स्थापित किया था। वो वर्ष 1975 में ही जो है इन्होंने स्थापित किया था। तो भारत का जो अंतरिक्ष युग था वो कब से शामिल हुआ था? वर्ष 1975 से जो शामिल हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो गैस है वो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है गाइस, तो आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर रखिएगा। ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन किरण जो है, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेती है। गाइस यदि ये किरणें पृथ्वी पर आने लग जाएं, बहुत अधिक मात्रा में यदि ये किरणें पृथ्वी पर आने लग जाएं तो बहुत महाभयंकर बीमारियां फैलने लग जाएंगी। जैसे कैंसर वगैरह की जो बीमारियां हैं वो इन्हीं किरणों से होती हैं। तो ये कैंसर वगैरह की बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होने लगेगा पृथ्वी पर। तो ये जो ओजोन परत है वो हमारी एक रक्षा कवच की तरह सुरक्षा करती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो जो लौह अयस्क होते हैं वो प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। जिसमें लौह अयस्क ऑक्साइडों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो ऐसा पदार्थ जो गाइस पोषक नहीं है, हार्मोन जो होते हैं वो पोषक नहीं होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो पोषक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा गाइस, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो गाइस ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में जो सबसे अधिक लवण है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी नमक जो होता है वो समुद्र के पानी में सबसे अधिक है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जो है समुद्र के पानी में सबसे अधिक पाया जाता है। इसी के कारण जो है समुद्र का पानी हमें खारा प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो खाने वाले सोडे के रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे को कहते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो आप उसमें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों के पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी झील की तली को उठाकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक जाएगा तो उसका आकार कैसा होगा? जब किसी झील की तली से उठकर कोई वायु का बुलबुला यदि ऊपर की तरफ जाता है तो उसके आकार में क्या होता है गाइस? वृद्धि होती है। ऊपर की सतह तक जाएगा तो उसके आकार में क्या होता है? वो वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए हो जाएगा कि उसका आकार बढ़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे अधिक बार वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी ही आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार वर्णित की गई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। तो लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो सुलभ मुद्रा जो बनती है गाइस वो जनता के पास जो करेंसी होती है उसके सहयोग से बनती है और जनता की मांग या जमा राशि के सहयोग से बनती है। बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई में अन्य जमा राशि के योग से बनती है। तो गाइस इसमें बैंकों में राशि कितनी जमा है उससे कोई मतलब नहीं है, जनता के पास करेंसी कितनी है और जनता की मांग या जमा राशि कितनी है और या आरबीआई के पास जो अन्य जमा राशियां होती हैं वो कितनी है, ये तीनों मिलाकर ही जो है सुलभ मुद्रा का निर्माण होता है। लेकिन बैंकों में कितनी राशि जमा है इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार इसके विकल्प हो जाएंगे 1, 2 व 4। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो जब किसी कोण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित कोण किरण का जो घूर्णन हो जाता है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? दूना हो जाता है, यानी 2 थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? साराबंदी का मतलब होता है कोई कर न देना। इस अभियान का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो गाइस इस अभियान का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वर्ष 1922 में ये साराबंदी अभियान जो है चला था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो रेडियो तरंगें विक्षेपित होती हैं वो आयन मंडल से विक्षेपित होती हैं। कौन से मंडल से? रेडियो तरंगें आयन मंडल से विक्षेपित होती हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस जिस भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हो उसमें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो भारत के जो क्षेत्र दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिक उष्ण स्थल है? तो इनमें से गाइस पश्चिमी घाट जो है वो पारिस्थितिक उष्ण स्थल है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था वो सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा
1934 ईस्वी में जो है दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहां तक रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से गाइस गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाने जाने वाली व्यक्ति हैं सुश्रुत। सुश्रुत जो थे वो आयुर्वेद के भी, जो आयुर्वेद जो वैद्य विद्या हुआ करती थी उसके लिए जो है जाने जाते थे। ये एक वैद्य थे और यही आयुर्विज्ञान का ज्ञान जो है रखते थे। तो आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, सुश्रुत। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो प्लीज़ गाइस आप उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो उस पर भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।